नवाब साहब की वसीयत के मुताबिक आहिल के निकाह के 3 महीने के बाद अपने आप उनकी सारी दौलत आहिल की और आहिल की बीवी की हो जाएगी। यानी मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा क्योंकि मैं आहिल की बीवी हूं, और आहिल को तो आधा हिस्सा मिलेगा ही क्योंकि वो नवाब साहब का बेटा है। तुम कौन हो? अरे हाँ, तुम तो आहिल की माँ हो। नहीं, सौतेली माँ। और वो माँ जिसने अपने हाथों से आहिल के अब्बू का कत्ल कर दिया था। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? छोड़ो, इस बार तो गलती कर दी, दोबारा गलती मत करना, मैं बोल रही हूं तुम्हें। मेरे पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना कि हाथ मोड़ना भी आता है मुझे, और हाथ तोड़ना भी आता है। हाय, अरे बैठ जाओ ना तनवीर। सौतेली ही सही, सासू माँ तो हो ना। और तुम्हें पता है, बुढ़ापे में हड्डी वड्डी टूट जाए ना, दोबारा जुड़ती भी नहीं है जल्दी। फिर मत कहिएगा सनम कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, समझी आप? जानती हो, हम अभी तक यही सोच रहे थे कि अचानक से तुम्हें इतनी जान कहां से आ गई, पर अब हमारी समझ में आया। वो कहते हैं ना, दिया जब बुझने वाला होता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है। तभी तो तुम भी इतना फड़फड़ा रही हो, है ना? और तुम किस आहिल की बात कर रही हो? मेरी प्यारी सी बहू रानी। और किस निकाह की बात कर रही हो? उस निकाह की जिसको ना तो हम मानते हैं और ना ही आहिल मानता है। अब तुम्हारे इन टसवों का आहिल पर कोई असर नहीं होगा। अब आहिल तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करेगा, समझी? जिंदगी में शामिल उसे किया जाता है जिसे कभी जिंदगी से निकाला गया। क्या लगता है तुझे, तूने आहिल के दिमाग में जहर घोल दिया तो उसके दिल पे भी तेरा कब्जा हो गया? ऐसा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तुम देखना, आहिल अपने दिल की आवाज सुनेगा, उसे समझेगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपने दिल की धड़कनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आहिल का दिल जानता है, आहिल का दिल सुन रहा है। क्या सुन रहा है आहिल का दिल? आहिल का दिल वही सुनता है जो हम उसे सुनने देते हैं, समझी? और जिस आहिल पर तुम इतना यकीन कर रही हो ना, उसके यकीन की शुरुआत हमसे होती है और हम पर ही खत्म हो जाती है। 1 महीने आहिल तुम्हें खुद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, और ये हमारा वादा है तुमसे सनम। और हाँ, हम इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी कब्र ना तुम्हारे अम्मी अब्बू के बगल में बने, ताकि तुम्हारी चीखें ना उन्हें सुनाई दे। और अल्लाह कसम, इस बार हम अपना मुंह मीठा ना तुम्हारी कब्र पर बैठकर करेंगे। तुम देखना, आहिल के कंधों पर ही तुम्हारा जनाजा निकलेगा। वो खुद तुम्हारी कब्र खोदेगा और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो खुद अपने हाथों से तुम्हें जिंदा दफनाया। बहुत मोहब्बत करती हो ना आहिल से, तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारी और आहिल की मोहब्बत कैसे मुकम्मल होती है। अगर आहिल के हाथों सनम को मौत भी मिले ना, तो वो 100 जिंदगियों से बढ़ के। लेकिन ये प्यार की बात है, तेरे शैतानी दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए किसी भी हाल में जीत मेरी ही होगी, और अगर मैं जीतूंगी तो ऑटोमेटिकली तेरी हार हो जाएगी। और मैं तो यही सलाह देती हूँ कि अगर तुम्हें हारना ही है हर हाल में, फिर तुम जीतने की इतनी कोशिश ही क्यों कर रही हो?
तो ये वक्त बताएगा कि कौन किसे इस घर से बाहर निकालता है। रही बात 1 महीने की, तो 2 चांद रात यानी 1 महीने के अंदर अंदर तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी तू जानती है। और देखना, तेरे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा ना मैं नहीं खोलूंगी सबके सामने। तू अपने घुटनों पे गिर के, हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के सबके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगेगी। मेरा भी वादा है तुझसे, तुझे तेरी औकात दिखाने के बाद ही अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र पे दिया जलाऊंगी मैं। कमरा तो काफी ठीक कर दिया तुमने। कितनी देर कहाँ कर दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतनी फिक्र हो रही थी मुझे कि तुम कहाँ चली गई हो। तुम्हारी सास से निपट के आ रही हूँ। उस बुढ़ी के दिमाग को तो दही कर दिया मैंने। दिमाग की क्या? नहीं समझी ना तुम? वो बुढ़ी भी नहीं समझ पाई होगी। वो क्या है ना कि उस शैतान औरत के खिलाफ ये हमारी पहली चाल है। दिमाग के जितने चाहे घोड़े दौड़ा ले, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सनम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। जितना सोचेगी उतनी ज्यादा कंफ्यूज होगी। फिर उस उल्लू की पट्टी की कंफ्यूजन का हम फायदा उठाएंगे। सहर ऐसे बात करते हैं, ऐसे गाली देती है तू? गाली? उल्लू की पट्टी कोई गाली है? और अगर गाली नहीं दूं तो उसकी पूजा करूं क्या मैं? अंधी है? टशन पूरा है, लेकिन स्टाइल देखिए कितने मारती है। हर बार नए तरीके का जूड़ा बनाती है वो। मेरा बस चले ना उसका सर फोड़ दूं मैं। बेगम साहिबा देखा आपने? अभी थोड़ी देर पहले कैसे मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी वो मुई कमबख्त मारी, और अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो पानी में कच्चा चबा जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो खुल्लम खुल्ला आपको घर से निकालने की बात बोलकर गई। हाँ? पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। हाँ? मेरा भी वादा है तुझसे, तुझे तेरी औकात दिखाने के बाद ही अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र पे दिया जलाऊंगी मैं। लेकिन सनम को यह कैसे पता चला कि उसकी अम्मी और अब्बू की कब्र कहां पर है? वो क्या है ना कि मैं अपने अम्मी और अब्बू के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती। जब सनम यहां पर आई थी तो उसे पता नहीं था कि उसके अम्मी और अब्बू कहाँ हैं, कहां से आए, कहां गए थे और उनकी मौत कैसे हुई। लेकिन अब वो जानती है कि उसकी अम्मी और अब्बू की कब्र कहां पर है। जानती हो गजाला, उसने हमसे कहा कि भले ही हम 20 साल पहले जीत चुके हैं, लेकिन अब वो हमें हरा कर रहेगी। लेकिन गजाला, उसे ये कैसे पता चला कि 20 बरस पहले क्या हुआ था और हमने क्या किया था? इसका मतलब साफ है, कोई है जो उसे गुजरे हुए कल के बारे में बता रहा है। लेकिन कौन है? उसके अंदर इतनी हिम्मत इसलिए नहीं आ गई क्योंकि अब वो सिर्फ मोहब्बत में गर्म आहें भरने वाली माशूका नहीं, बल्कि बदले और नफरत की आग में जलने वाली नागिन बन चुकी है। होना होगा साला, हमें पूरा यकीन है कि उसे हमारे गुनाहों के बारे में सब कुछ पता चल गया। कोई तो है जो हमारे बारे में उसे सब कुछ बता रहा। कौन हो सकता है? बेगम साहिबा, लगता है कि सनम के घर वालों ने उसे कुछ बताया हो। नहीं गजाला,
उसके घर में सिर्फ दिलशाद है और वो गड़ी मूर्ति नहीं उखाड़ने वाली। कोई और है जो उसे हमारे बारे में सब कुछ बता रहा है। कौन कौन हो सकता है? रजिया, गजारा, वो रजिया कहाँ है? रजिया भी, बेगम साहब रजिया भी पता नहीं। पता नहीं? अरे नहीं पता है तो पता लगाओ। हमें हर हाल में रजिया भी चाहिए, हर हाल में। ओके। सहर, तू उसे कम मत समझ। मैं तुझे बता रही हूँ, वो बहुत ही बुरी औरत है। एकदम एकदम शैतान है वो, कमीनी। ऐसी औरतों को ना कमीनी बोलते हैं। बताऊं तुझे? और ये अपनी भाषा ना मुझे मत सिखा तू, समझी? अरे मैं कहाँ गाली वाली देती हूँ? मैं तो इतना अच्छा अच्छा बोलती हूँ। ये तुम्हारी सास है ना जो ये मजबूर करती है ऐसे बोलने में। और वैसे कमीनी गाली नहीं होती। असली गाली देके बताऊं? सहर, चुप हो और मेरी बात सुन। वो इस वक्त हमें मात देने के लिए जरूर कोई ना कोई चाल चल रही होगी, और गुस्से और बौखलाहट में वो कुछ भी कर सकती है। देखो, मैं तुम्हारी घबराहट समझती हूँ, लेकिन इस वक्त हम किसी भी कीमत पे अपनी हिम्मत नहीं खो सकते। हमें घबराना नहीं है सनम। देखो, वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। इसलिए हमें इस मौके पे रिस्क उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम तुम्हारा प्यार वापस पा सकती हो। क्योंकि इसी गुस्से में, इसी बौखलाहट में तनवीर ऐसा कुछ करेगी कि उसकी सच्चाई और उसका असली चेहरा खुद ब खुद आहिल के सामने आ जाएगा। और फिर आहिल को पता चलेगा कि उसकी माँ जितना अच्छा होने का दिखावा करती है ना, उतनी अच्छी नहीं है। देखो सनम, जब जीत जिंदगी का मकसद होती है ना, तो जिंदगी को दांव पे लगाना ही पड़ता है। हमें किसी भी हाल पे जीतना है, क्योंकि हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ये सारी टेंशन, सारी परेशानियां मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस स्माइल करते रहा करो, मेरी भोली बच्ची। अच्छा सुन, वो जो नई सनम आई है उसके बारे में कुछ पता चला? I mean, कौन है, कहां से आई है? क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिसका तनवीर ने फायदा उठाया है। तुम धन्य हो देवी, यहाँ तुम्हारी अपनी लाइफ की बैंड बजी हुई है। इतनी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में और तुम उस सनम के बारे में सोच रही हो। सौतन है वो तुम्हारी। मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें खाना दिया था, लेकिन उस एक वजह से तुम्हारे दिल में उसके लिए गर्माहट नहीं हो सकती सनम। तो इसलिए तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, और ये सोचो कि तनवीर से बदला कैसे लेना। क्योंकि अब के लिए वो लड़की अच्छी है चाहे बुरी है, तुम्हारी सौतन है। तुम्हारे शौहर से निकाह कर लिया उसने, और उसे तनवीर इस घर में लेके आई है। इसलिए हम नहीं जानते कि वो लड़की वाकई में कैसी। समझी तुम? अच्छा, मैं निकलती हूँ। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सनम अचानक से कहाँ गायब हो गई। अपना ख्याल रख। तू भी। हाँ मेरी भोली बेटी।
रात को ठंडा दूध, मेरी जैसी ब्यूटी क्वीन की ब्यूटी स्लिप का राज। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। तुम मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हैं? अल्लाह के लिए मुझे बचा लीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बड़ी बहन ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए। एक मिनट रुको। देखो तुम ना ये पहले पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर इस घर में बेगम साहिबा के खिलाफ मैं तो क्या, कोई भी नहीं जा सकता। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आयल जी घर छोड़ के चले गए, वो पुरानी सनम वापस घर आ गई है। मेरी मदद कीजिए ना। ठीक है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और इसके लिए तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना होगा। जी जी, वो जो पुरानी सनम थी ना, वो भी पहले मेरी ही असिस्टेंट थी, और आहिल बाबा उससे एकदम नफरत करते थे। फिर मैंने सनम को बताया कि आहिल बाबा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और देखो आज आहिल बाबा के दिल में ऐसा घर कर गई है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये आहिल बाबा है तो नवाब, पर एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान है। क्या पता कब उनकी नजर तुम पे ठहर जाए। सच? तो फिर वो पुरानी सनम का क्या होगा? ओफो, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। सनम और बेगम साहिबा तो हमेशा लड़ते रहते हैं। सास बहू जो ठहरी, लड़ते लड़ते ऐसे ही गायब हो जाएगी। फिर तो इस घर की नई मालकिन तुम होंगी। चलो अच्छा है, मुझे एक अच्छी असिस्टेंट तो मिली। जब से सनम ने काम छोड़ा था, मेरे ऊपर तो आफत ही आ गई थी। अब अपनी मनहूस जुबान से कुछ बोलोगे भी या नहीं? हम जानते हैं कि तुम दोनों हमारे लिए बुरी खबर लेकर आए हो। बेगम साहिबा, वो रजिया भी मर गई। क्या? जमीन के जिस सौदे के लिए रजिया भी गई थी, हमने वहां फोन किया तो पता चला कि वो तो वहां पहुंची भी नहीं थी। फिर हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि उसने उन्हें कब्रिस्तान के पास एक जगह पे छोड़ दिया था। फिर हमने वहां जाके पूछताछ की, तब पता चला कि आहिल के निकाह वाले दिन एक गोदाम में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एक अनजान औरत बिजली के झटके से मर गई थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि रजिया भी थी। लेकिन वहां देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां कोई गड़बड़ हुई थी। हाँ। किसी को जबरदस्ती बांध के रखा गया था। तुम दोनों ना बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों को पता ही नहीं है कि कौन सी खबर बुरी है और कौन सी अच्छी। लेकिन हाँ, हम एक बात जानना जरूर चाहते हैं कि आहिल के निकाह के दिन सनम का भागना और उसी दिन रजिया बीका ऐसी जगह पे मरना, ये दोनों बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। इन दोनों बातों के बीच कोई ना कोई कड़ी जरूर है। लेकिन क्या? और अगर ऐसा है तो हमें बिना देर किए हुए सनम को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। जो है एक बेरहम मौत।